So now we are discussing about what? Now we are discussing about obstructive lung diseases. But the first thing we should must know about the फ्लो वॉल्यूम लूप या स्पायरोमेट्री क्या चीज होती थी। हमने बहुत पहले स्पायरोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि स्पायरोमेट्री क्या चीज होती है। कि हम क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट लंग के किसी भी इशू के साथ हमारे पास आता है तो हम उसके लंग वॉल्यूम्स को मेजर कर रहे होते हैं, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्पायरोमेट्री। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात क्या, कि हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को बोलते हैं, एक उसको डिवाइस देते हैं कि इसमें आप क्या करो, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करो। एंड अल्टीमेटली व्हाट डू वी हैव इज टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके अलावा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम हमारे पास। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैड इज, एक हमारे पास क्या होता था, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम एफ आर सी बोलते थे। जो कि क्या 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 चीजें होती थी, एक होता था उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एफ आर सी कब बढ़ी हुई होती थी और कब कम होती थी। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में क्या होता था, एयर ट्रेपिंग हो रही है और वो वॉल्यूम्स बढ़े हुए होते थे, तो एफआरसी बड़ी होगी तो टोटल लंग कैपेसिटी भी बड़ी होगी। और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में फिब्रोसिस की वजह से लंग्स एक्सपेंड नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, एफआरसी भी कम होगी और टोटल लंग कैपेसिटी भी कम होगी। एक तो ये हमें पता था। बट अब मोर इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या है, हम क्या करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज मेजर करते हैं विच इज नोन एज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ये क्या चीज है भाई, हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, भाई आप क्या करो, ये है ना वो डिवाइस, आप इसमें मैक्सिमम फुल जोर के साथ एक्सपायर करो, ऐसे करके। जब हम एक्सपायर उसको बोलते हैं, करते हैं, तो उस डिवाइस में क्या होता है, वो मेजर करती है कि पहले सेकंड में उसने कितनी एयर निकाली, दूसरे में कितनी, तीसरे में कितनी और टोटल कितनी। तो वो जो पहले सेकंड में एक पेशेंट एयर निकालता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वन, यानी 1 सेकंड में। समझ आ गई। उसको हम क्या बुलाते हैं, FEV1। और जो वो पूरी निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो वो पूरी 3 भले 4 सेकंड या जितनी भी देर में उसने निकाल दी, उसको हम क्या बोलते हैं, FVC, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। समझ आ गई, जो टोटल निकाली पहले सेकंड में। अब आप लोग सोच के बताओ कि FVC, जो FEV1 है, जो पहले सेकंड में एक पेशेंट बाहर एयर निकाल रहा है, मजर, ऑब्स्ट्रक्टिव की वो कम होगी या रेस्ट्रिक्टिव की कम होगी, एयर जो निकाल रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव की कम होगी, अदील बोल रहा है, आप बताओ मजर। दोनों की कम होगी। पहली बात क्यों, रेस्ट्रिक्टिव में पहले 6 लीटर एयर होती थी, अब 4 है, तो FeV1 खुद ही कम हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव के भले 6 की जगह पे कितनी एयर उसकी ट्रिप होगी, 8 लीटर होगी। लेकिन क्या होगा, वो जब पुश करेगा बाहर तो क्या होगा, हाँ, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो एयर पुश ही नहीं कर पाएगा बाहर ड्यू टू एयर ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो कम होगी। बात ये आती है कि जो फर्स्ट सेकंड में एयर पुश कर रहे हैं ना, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टिव वाला है उसके पास कितनी है, 4 लीटर है। नॉर्मल हम सोच लेते हैं कि भाई 3.5 लीटर कितनी होती है, नॉर्मल होती है, वो एयर पुश करते हैं पहले सेकंड में। तो रेस्ट्रिक्टिव वाले के पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं, उसकी तो लंग्स ही छोटी हो गई है ना। तो जब वो बाहर एयर निकालेगा तो उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी नहीं, वो पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ बाहर निकाल सकता है, लेकिन FEV1 थोड़ी सी कम होगी। द रीजन बिहाइंड के लंग के ओवरऑल वॉल्यूम्स कम है, लेकिन फोर्स वाइटल कैपेसिटी इस पेशेंट की बहुत ज्यादा कम होगी रेस्ट्रिक्टिव वाले की। क्यों, क्योंकि लंग के वॉल्यूम्स क्या है, कम हो गए। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला होगा उसका क्या इशू होगा, ड्यू टू दैट ऑब्स्ट्रक्शन, वो जो पहले सेकंड में एयर नॉर्मली 3.5 लीटर निकालता था, अब वो बेचारा आधे से भी कम निकालेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, उसके पास एयर तो है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद
वो बहुत जोर से निकालने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं निकाल पाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है उसमें जो पहले सेकंड में एयर निकल गई है वो बहुत ज्यादा कम होती है, रेस्ट्रिक्टिव में कम होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है। तो मेजर रीजन पता चल गया रेस्ट्रिक्टिव डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या। रेस्ट्रिक्टिव में एक क्या होगा, FEV1 थोड़ी सी कम होगी, FVC बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, FEV थोड़ी कम, FVC बहुत ज्यादा कम होगी। दूसरा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम होगी, ज्यादा होगी इन पेशेंट्स में, रेस्ट्रिक्टिव वालों में बहुत ज्यादा कम होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, FEV1 बहुत ज्यादा कम होगा, FRC भी कम होगी लेकिन FRC नहीं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी ना, फोर्स वाइटल कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी। समझ आ गया ये इतना मैं क्यों जोर दे रहा हूं। अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम एक रेशियो को समझेंगे जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतने ज्यादा टेस्ट होते हैं, आज आपने सीख लिए ना, बिलीव मी, जब आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट बन जाएंगे ना फिर भी आपको ये काम आएंगे। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एवरी ईयर, मतलब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, हाउस जॉब, PG शिप, हर जगह ये काम आ रहा होता है कॉन्सेप्ट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या सीख रहे हैं भाई, हमने दो चीजें सीखी, स्पायरोमेट्री वाला ग्राफ देखे। वो क्या देखी, हमने सबसे पहले ये चीज देखी कि भाई हमारे पास एक पेशेंट आया है और हम उसकी क्या कर रहे हैं, स्पायरोमेट्री कर रहे हैं। पहला पहला ऊपर वाला, हम उसको क्या बोलते हैं, एक तरफ हम वॉल्यूम, दूसरा हमारी क्या वो मशीन मेजर कर रही होती है, टाइम। हम क्या करते हैं पेशेंट को, भाई तुम क्या करो, बाहर फुल एयर लोड से निकालो। तो वो जो फुल एयर निकाल लेगा एक दफा में उसको क्या बोलते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। सही है, जिसमें वो टाइडल वॉल्यूम भी निकाल रहा है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स वाइटल। वो कितने सेकंड में, अराउंड चलो 4 सेकंड में, ऐसे ही आसान है, समझ आ रहा है। और वो एयर कितनी होती है, 5 लीटर, 4 सेकंड में चलो। लेकिन आप एक बात नोट करो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट सेकंड तक वो कितनी एयर निकाल रहा है, अराउंड 4 लीटर के। देखो पहला सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड। ये नॉर्मल है, 5 लीटर टोटल निकालता है तो 4 कितने में, पहले सेकंड में निकाल लेता है। तो अब हम इसका रेशो निकाल रहे हैं, FEV1 का FVC के साथ रेशो, तो वो क्या है, 0.8। समझ आ गई, ये नॉर्मल। अब मुझे डॉक्टर अदील बताएंगे कि सबसे पहले FEV1 ज्यादा कम किस में होती थी। हाँ, V1, फोर्स वाइटल कैपेसिटी इन फर्स्ट सेकंड, ऑब्स्ट्रक्टिव में या रेस्ट्रिक्टिव में, शाबाश, ऑब्स्ट्रक्टिव में। अब आप लोग यही इसी डायग्राम को देखते हुए सोचें, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर हमने यहाँ की FEV1 बहुत कम कर ली, जो ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला जब कम होता है, ठीक है, तो ये रेशियो कम होगा या ज्यादा होगा, FEV1 तो FVC रेशियो कम होगा या ज्यादा होगा, जब डिनोमिनेटर हम वो कर रहे होते हैं तो रेशियो कम हो जाएगा, 0.8 से भी कम। ऊपर वाला डिवीजन है ना, 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 जवाब है, अगर 10 को हम 5 कर दें तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो FEV1 जब कम हो जाती है बहुत ज्यादा इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, तो FEV1 तो FVC रेशियो भी कम हो जाता है, किसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। और रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता था, ये तो कम होती थी लेकिन ये इतनी नहीं होती थी, इससे ज्यादा क्या कम होता था, दिस फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ये ज्यादा कम होती थी, याद है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। क्यों, क्योंकि उनके वॉल्यूम्स कम हो गए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं। जब ये बहुत ज्यादा उनके अंदर कम हो जाएगा तो आप बताओ, FEV1 तो FVC रेशो कम होगा या ज्यादा होगा, नीचे वाला जब कम हो गया तो, हाँ, शाबाश। तो इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस FEV1 तो FVC रेशो बढ़ जाता है। आसान था ये इतना हमें रटवा देते हैं कि भाई आप रटो कि बस कम होगा ज्यादा होगा, FEV1 जितनी है ये है, ये ऐसे है। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट आपने ये बात समझ ली।
बहुत अच्छी बात है। नाउ अब हम दूसरी पिक्चर्स के साथ हम अपने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो उसको ज्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है भाई, अब परेशान नहीं हो, आपको चीज समझ आ गई है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं दूसरे डायग्राम के अंदर। दूसरे डायग्राम में हम ये चीज समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम्स किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, अगर नॉर्मल देखें वॉल्यूम कितना है, बहुत ज्यादा है, 6 लीटर तक है मे बी। तो रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव में क्या है, वो 4 लीटर है, सही है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में उससे भी कम है। पहली बात, जो वो एक्सपायर कर रहा है। लेकिन एक चीज आप जरूर नोट करो, अब नीचे वाले डायग्राम में आओ, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। अब देखो आप, ये जो बीएनबी ने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई हुई है, देखें ये क्या हो रहा है। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला पेशेंट है, वो पहले सेकंड में देखें, एरो उन्होंने रेड में जो बनाया हुआ है, वो कितनी एयर निकाल रहा है पहले में, कितनी ज्यादा कम है नॉर्मल से। सबसे ऊपर वाला ब्लू इज नॉर्मल। देखो, अगर वो 0.8 निकाल रहा है तो ये तो कोई बेचारा 0.2 निकाल रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव वाला, रेस्ट्रिक्टिव वाला क्या कर रहा है, कितनी निकाल रहा है भाई, अराउंड 0.5 0.6। लेकिन सबसे कम किसकी है पहले सेकंड में, ऑब्स्ट्रक्टिव की। समझ आ गया। तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज रेशियो। सही है। अब आपके पास जो सवाल आता है ना, वो ये वाला आता है, ये वाला डायग्राम। अब आगे आए, एक फ्लो वॉल्यूम लूप्स का डायग्राम बना हुआ है आपके पास, सवाल में ये वाला आता है। ये क्या चीज है भाई, सबसे पहले हमने ये सीख लिया, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, एफआरसी बढ़ी हुई होगी, टीएलसी बढ़ी हुई होगी, लंग वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। FeV1 रेशो देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से ये रेशो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स वाइटल कैपेसिटी इनमें नॉर्मल होती है या थोड़ी सी कम होती है, समझ आ गई बात। हाँ, अब रेस्ट्रिक्टिव में क्या है, ये सारे वॉल्यूम्स कम है भाई, बहुत आसान कर दिया। FeV1 भी कम है और FVC भी कम है, तो इनके अंदर ये रेशो नॉर्मल, या सवालों में क्या आता है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि FeV1 इतना कम नहीं होता जितना FVC कम होता है। सिंपल, समझ आ गई अब ये बात। अब द मोस्ट मुश्किलर पार्ट, टफ पार्ट, मुश्किलर पार्ट बोल रहा हूं मैं, टफ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, ये डायग्राम समझना है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आ गया है तो बहुत आसान है, देखिएगा। हाँ, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता उनको बहुत मुश्किल होती है इस डायग्राम में। वो क्या डायग्राम है, ये फ्लो वॉल्यूम लूप। यूएसएमली वाले बच्चे और एफसीपीएस वाले बच्चे, ये लिटरली ये डायग्राम आती है कभी कभी, मेरे ख्याल से फिर एनआरई में भी आती होगी। ये क्या डायग्राम है, नॉर्मल अदील देखें क्या हो रहा है। नॉर्मल 1.2 लीटर से शुरू हो रहे हैं वॉल्यूम, जो पिंक वाला है, वहां से बढ़ के भी कितने हो रहे हैं, 6। फिर वो इंस्पायरेशन कर रहा है, फिर एक्सपायरेशन कर रहा है, फिर इंस्पायरेशन कर रहा है। देखे ना, ऑब्स्ट्रक्टिव में हम देखते हैं नॉर्मल क्या है, ये एक्सपायरेशन को शो कर रहा है, ये वॉल्यूम्स को शो कर रहा है, ये इंस्पायरेशन को शो कर रहा है, ये भी क्या किसको शो कर रहा है, ये जो ये वाला है, ये लंग वॉल्यूम्स को, कि भाई टोटल 6 लीटर होती है। ऐसे हॉरिजेंटल वाला, ये वाला टोटल वॉल्यूम को, और जो इस तरह है वर्टिकल है, वो किसको शो कर रहा है, ये वाला फ्लो पर सेकंड को। समझ आ गई। अब देखिएगा क्या हो रहा है। अब हमें डायग्राम देख के अंदाजा लगाना है। ये एक लंग है, मिसाल के तौर पे ये वाले डायग्राम को देखें आप लोग, जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है। अब देखें, आप समझ जाएंगे। अदील देखें, इसमें क्या हो रहा है, 2 की बजाय 4 पे उसका नॉर्मल वॉल्यूम चला गया है, जो रेस्टिंग वॉल्यूम है। यानी हुआ क्या है, 1.5 की जगह स्टार्ट ही उसकी रेस्पायरेशन कहां पे हो रही है, 4 पे। यानी रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ी हुई है। टोटल कितना होता है, 6, इस पेशेंट का कितना हो गया है, 8। यानी टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। तो ये किसको शो कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को ना। रेस्ट्रिक्टिव वाले में देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स वो जो 1.23 होता था, उससे कम होके 0.1 की तरफ चला गया, 0 की तरफ। ओवरऑल वॉल्यूम 6 से कितने कम हो गए, 4। समझ आ गई। ये पेशेंट जब एक्सपायरेशन करता है तो मैक्सिमम फ्लो होता है पहले ही सेकंड में, इस पेशेंट का जो नॉर्मल वाला है। ये जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का है, उसका भी
पहले सेकंड में नॉर्मली है, सीधा ही है कर्व देखे, लेकिन ओवरऑल उसके लंग वॉल्यूम कम है तो उसकी वजह से FEV1 और वो वैसे ही कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम ही कम है। लेकिन रेस्ट्रिक्टिव वाले का डायग्राम देखो तो वो इस तरह से टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है? क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लो है वो पहले सेकंड में इतना ज्यादा नहीं हो पाता ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो कम एयर पर सेकंड निकाल रहा है, इसकी वजह से इस स्लोप में उसका डायग्राम जा रही है। तो अब आपको कोई डायग्राम दे कि ये बताओ किसका वॉल्यूम लूप है, नॉर्मल है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, रेस्ट्रिक्टिव है, आप लोग पहचान जाओगे? शाबाश स्टूडेंट्स। और दिस टॉपिक लिटरली टेक्स 3 to 4 days आपको ये वॉल्यूम लूप्स आए। अगर आपको 20 मिनट में आ गए तो इससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती। बट ये आप लोग भूल जाओगे, पहली दफा में याद नहीं होते हैं, आपने जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है भाई। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। मुझे थोड़ा सा पानी दे दें। थैंक यू। बस अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। मजहर अब मोबाइल बंद। विच इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब आप लोग मुझे बताओगे व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज? भाई कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सेकेंडरी कोई भी रीजन होता है वो अभी हम पढ़ते हैं। बट पेशेंट हमारे पास किस तरह से आता है? क्रोनिक कफ, डिस्निया, स्प्यूटम प्रोडक्शन के साथ। और जब हम इनकी स्पायरोमेट्री करते हैं तो इन पेशेंट्स में हमें क्या मिलता है? इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, इंक्रीज functional residual capacity, increase TLC, along with decrease FEV1 और decrease FEV1 ratio, तो FVC ratio। आ गया समझ? The पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस क्या होती है, जनरली बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। देखिए इन पेशेंट्स के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है, वो मे बी ड्यू टू स्मोकिंग, वो मे बी ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी, वो मे बी ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी टू सम स्टिमुलेंट्स, और दैट मे बी ड्यू टू सीलियरी क्लियरेंस ना होने की वजह से। हो क्या रहा होता है इन पेशेंट्स के अंदर कि क्रोनिकली एयरवेज जो एल्वेलाई है, मे बी ब्रोंक्यूल्स है, वो इरिटेट हो रहे हैं, वहां पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही होती है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस की। उस क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल रिक्रूट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। उनकी रिक्रूटमेंट की वजह से क्रोनिकली वहां पे क्या हो रहा होता है? डॉक्टर अदीब क्या देख रहे हैं? माइक ब्लिंक हो रही है क्या? चले हम चले मैं आवाज ठीक आ रही है सबको मेरी? हाँ आ रही है। तो देखें क्रोनिक उस इन्फ्लामेशन की वजह से डिफरेंट चेंजेस, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करेगा? डिफरेंट चेंजेस लाता है। तो कुछ बीमारियों के अंदर आप देखोगे बहुत ज्यादा वो जो ग्लैंड पड़े थे, अब आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी काम आएगी आपको। आप देखोगे कि बहुत ज्यादा क्या होता है, ग्लैंड्स की जो गोबलेट सेल है वो हाइपरप्लेजिया हो जाती है, और वो क्या म्यूकस सिक्रेशन होती है। कुछ बीमारियों में बहुत स्प्यूटम होता है। कुछ बीमारियों में वो जो स्मूथ मसल सेल है उनकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है। आप देखते हो पेशेंट आता है वेदो और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के साथ, वीज के साथ। कुछ बीमारियों के अंदर आप देखते हो कि उस एल्वेलाई क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और बड़े बन जाते हैं, डिक्रीज सरफेस एरिया हो जाती है, और वो बड़े हो जाते हैं तो लंग वॉल्यूम भी ओवरऑल बड़ा हो जाता है। हो क्या रहा है? अगर हम जनरली बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉजिंग दीज चेंजेस, उसके कॉजेज अलग अलग होते हैं और जगहें अलग अलग होती हैं। तो उस बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस को डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। कौन सी? एक तो COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दूसरा क्या? एस्थमा। तीसरा क्या? ब्रोंकिएक्टेसिस। क्या? ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, 3 आ गई। अब हम सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं विच इज नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके अंदर 2 बीमारियां आती हैं। एक है अदील क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी क्या है? एम्फाइसीमा। सर ये क्या बात हुई, ये तो बहुत अलग बीमारियां हैं, इनको साथ क्यों रख दिया है?
क्योंकि द मोस्ट कॉमन कॉज जो कि वर्ल्ड वाइड कॉज है जो कि सीओपीडी कराता है वो एक ही है। और जब ये सीओपीडी कराता है तो दोनों को, मतलब एक पेशेंट हमारे पास आता है उसमें ऑलमोस्ट 99% पेशेंट में दोनों बीमारियां एक साथ ही पाई जाती हैं। तभी इनको किसके स्पेक्ट्रम में रखा हुआ है, सीओपीडी में। और वो रिस्क फैक्टर क्या है बच्चों? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी, स्मोकिंग। 20-30 years ऑफ स्मोकिंग। क्रोनिक स्मोकर जो पेशेंट होता है, शाबाश डॉक्टर बरखा, क्या वो क्या करा रहा होता है? दिस कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी तो ये सारे मसले हो रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है ये पेशेंट ऐसे नहीं आते हैं, इतने अच्छे मरीज होते नहीं है कि कफ है, स्प्यूटम है, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत उनको चल रही होती है। पता है होता क्या है? दीज पेशेंट आर मोर प्रोन टू अक्यूट एग्जासर्बेशंस ऑफ सीओपीडी। ये क्या चीज है कि अचानक से उनको क्या होगा, कुछ दिन ऐसे आ जाएंगे कि उनकी कफ बढ़ जाएगी, स्प्यूटम बढ़ जाएगा, सांस में मसला आता है। और ये लाइकली किस वजह से होता है? या तो वायरल इन्फेक्शन, या ये पेशेंट्स में मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिवियर नमूनिया होता है। तो ये पेशेंट ये वाली स्टेज में आते हैं, कहा आपके पास। समझ में आ गई? और दूसरा, इन पेशेंट्स के अंदर क्रोनिकली आप क्या देखोगे? क्रोनिकली दिस पेशेंट विल हैव व्हाट? पोलीसाइथीमिया। क्यों? ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से। दूसरा इनके पास क्या होता है? पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो सीओपीडी वाले पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप करते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या होती है? हाइपरट्रॉफी। फिर वो क्या अल्टीमेटली हाइपरट्रॉफी बहुत हो जाए तो क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ तो क्या होगी? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा हो गई तो मजार क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्यूर। तो जो इसकी वजह से हो, मतलब लेफ्ट हार्ट की वजह से नहीं हो रहा, प्योरली ड्यू टू द लंग इशू, राइट हार्ट फेलियर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर पल्मोनेल। और उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सीओपीडी, जो कि क्या करा रहा है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट फेलियर। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर पल्मोनेल। कभी सुना है ये वर्ड? तो सुना होगा। और दूसरा ये किन में होता है? कल ही हमने पढ़ा था पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आप लोग बताओगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे टॉपिक में। पल्मोनरी हाइपरटेंशन किस में होता है? कल हमने पढ़ा था। हाँ, ऑप्शन दो? नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा। हाई एल्टीट्यूड पे, याद है? ठीक है भाई। तो एक तो ये डेवलप होगा। अब हम आते हैं इंडिविजुअल डिजीज पे। हम कैसे मैनेज करते हैं इन सारी सीओपीडी को, एस्थमा को? हम कैसे मैनेज करते हैं? न्यूबिलाइजेशन, ब्रोंकोडायलेटर्स, थोड़े टाइम के लिए हम मे बी ऑक्सीजन थेरेपी, साथ में ग्लूकोकोर्टिकॉइड दे रहे होते हैं मदर। इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक देते हैं। अब हम आते हैं इंडिविजुअल डिजीज पे। वो क्या है? अक्यूट ब्रोंकाइटिस, सॉरी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और दूसरी क्या है आपके पास? एम्फाइसीमा। अब ब्रोंकाइटिस क्या है भाई? इसका है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब कि हम इसको हिस्ट्री से डायग्नोस करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम बोलते हैं कि एक पेशेंट है जिसको कंसेक्यूटिव 2 सालों से कफ है और बहुत ज्यादा स्प्यूटम प्रोडक्शन है। और वो कफ इन 2 सालों में एटलीस्ट हर ईयर में 3 महीने चलती है। सर ये क्या कंफ्यूज कर रहे हैं हमें? एक पेशेंट आ रहा है आपके पास, हु इज हैविंग a 40-year-old patient who is a smoker since 20 years, presented in the OPD with a complaint of chronic cough with daily sputum production from last 3 years। और वो बोल रहा है कि कफ अराउंड 4-5 महीने, एक साल में चलती है, फिर ठीक होती है, फिर 4-5 महीने जरूर होती ही होती है। और वो कितने सालों से चल रही है? लास्ट 2 years से। तो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज व्हाट? दिस इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के 2 सालों से कफ है। और उन 2 सालों में जरूर 3 महीने हर साल में ऐसे होते हैं कि उसको क्रोनिक कफ अलॉन्ग विथ स्प्यूटम प्रोडक्शन होती है। और ये क्यों होती है? स्मोकिंग क्या करा रही होती है? इरिटेशन। और इसके अंदर हमें बायोप्सी अगर हम कराते हैं इन पेशेंट्स की, तो हमें पता है क्या मिलता है? म्यूकस कहां से प्रोड्यूस होता है? गोबलेट सेल हाइपरप्लेजिया मिलती है। समझ में आ गई? अगर हमें नॉर्मल एनाटॉमी याद हो ना, तो हमें याद आएगा
कि भाई ऐसे कार्टिलेज थी, याद है, फिर थोड़ी सी स्मूथ मसल थी, फिर क्या था, एपिथेलियम थी, और इनके बीच में थोड़े से गोबलेट सेल थे। अगर हम ऐसे क्रॉस सेक्शन लें तो गोबलेट सेल कितना बनाते हैं उस क्रॉस सेक्शन का, 20% में भी। लेकिन इनके यहाँ क्या हो जाएगा, ये गोबलेट सेल 20 से मोर देन 50% हो जाते हैं उस पूरे कट सेक्शन का। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो बढ़ गया या जो हम ये चीज देख रहे होते हैं, दैट इज नोन एज रीड इंडेक्स। और ये बढ़ी हुई होती है किन पेशेंट्स के अंदर, इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के अंदर। क्यों रीड इंडेक्स है, क्या कि हम रेशो मेजर कर रहे हैं कि ये गोबलेट सेल की डेंसिटी कितनी है एज कंपेयर टू एपिथेलियम। नॉर्मली ये आधे से कम होती है, 20-30, लेकिन ड्यू टू गोबलेट सेल हाइपरप्लेजिया अगर क्या है, ये गोबलेट सेल इतने हैं तो एपिथेलियम सिर्फ इतनी होती है, तो 50% से रेशो बढ़ गया। तो ये दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए पेशेंट में। समझ आ गई सर ये सब बातें। अब हम मूव कर रहे हैं किसके, आखिरी बीमारी पर, जिसका नाम है क्या, एम्फाइसीमा। ये किसके स्पेक्ट्रम में आती है, वंस अगेन किसके पे, सीओपीडी के। एम्फाइसीमा के दो कॉजेज हैं, और इसके अंदर हो क्या रहा होता है, ये कहाँ पे थी, ऊपर थी ब्रोंकस की लेवल पे, ब्रोंकाई की लेवल पे। ये कहाँ पे होती है एम्फाइसीमा, एल्विलर डिजनरेशन होती है इसमें। पहली बात ये, इसके दो मेजर कॉजेज है। एक तो क्या, स्मोकिंग, वो क्या करा रही होती है, डायरेक्ट डैमेज टू द एल्वेला, एल्वेलर डिस्ट्रक्शन। एल्वेला बड़े हो गए, लंग्स फूल जाते हैं। एल्वेला बड़े हो गए, उसका टिश्यू खत्म हो गया, इलास्टिक रिकॉइल कम हो जाएगी, कंप्लायंस बढ़ जाएगी। समझ में आ गई ये बात। दूसरा, इन पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहा होता है भाई, दूसरा कॉज क्या है आपको पता है, हमारी लंग्स में ना दो तरह के एंजाइम काम कर रहे होते हैं, एक प्रोटीएज और एक एंटी प्रोटीएज। ये क्या चीज है, जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है ना, मैंने बोला था न्यूट्रोफिल आते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स के पास एक स्पेशलाइज एंजाइम होते हैं जो टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन, सेल्स की डिस्ट्रक्शन कराते हैं, जिनका नाम है प्रोटीएजेस। और उनका मेजर जो टाइप है वो है इलास्टेस। हाँ, न्यूट्रोफिल्स के पास। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया हुआ है, एक एंटी प्रोटीएज भी दिया हुआ है, जो कि इन्फ्लामेशन को रोक के रखता है, बढ़ने नहीं देता। और उसका नाम क्या है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्या करता है वो, इन्फ्लामेशन को, प्रोटीएसिस को रोक के रखता है, इलास्टेसिस को रोक के रखता है। अब कोई पेशेंट हो जिसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा, नॉर्मली थोड़ी बहुत भी जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, अल्टीमेटली भले वो स्मोकर ना हो, उसके अंदर क्या होगा, दैट एल्वेलर डैमेज होने लग जाएगा। तो दीज आर द टू मेजर कॉजेज ऑफ द एम्फाइसीमा, वन इज स्मोकिंग, अदर इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। और स्मोकिंग कौन सी एरियाज को करती है पता है, प्रॉक्सिमल एल्वेलाई के रीजन को कर रही होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्री एसिनार के शुरू वाले हिस्से को करती है। और एंजाइम डेफिशिएंसी है तो पूरा एल्वेलाई डैमेज होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेन एसिनार एम्फाइसीमा इन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, इसका डायग्नोसिस होता है रेडियोलॉजिकल। कैसे, पेशेंट आता है आपके पास बैरल चेस्ट के साथ, चेस्ट का इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऐसे बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरा, चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई है, लंग्स बड़ी हो गई है, तो डायाफ्राम कैसे मिलता है, फ्लैटेंड मिलता है। तो दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, एम्फाइसीमा। अब आप लोग कुछ पिक्चर्स देख लें विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छा होगा। वो क्या चीज है, सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला एक्सरे। ये एक्सरे क्या नजर आ रहा है, देखिए कितना अच्छा एक्सरे है। एक तो ये डायमीटर आपको लग रहा है ये कितना बड़ा हो गया है, देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर, सही है, कैसे पता चला, ये देखिए ना हर्ट है, सही है। तो क्या हो रहा है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर बहुत बड़ा हुआ है चेस्ट का। दूसरा, क्या लंग्स ऐसे होती है, डायाफ्राम थोड़ा सा इस तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल फ्लैट एंड डायाफ्राम है। तो दिस इज वेरी वेरी टिपिकल, और ये टिपिकल एक्सरे है किसका, एम्फाइसीमा का। इस डायग्राम के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, ये देखें, नॉर्मली क्या होता है ब्रोंकस के अंदर, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये स्मूथ मसल है, ये क्या है, गोबलेट सेल है, इतना छोटा सा ऐसा ए का। तो ये ए टू बी रेशियो कितना होता है, लेस देन 4।
इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होगा, ये जो जो गोबलेट सेल वाली जगह है वो कितनी हाइपरप्लेजिया हो गई है। तो अब अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या हुआ है, इसका जब हम रेशो निकाल रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो देखो अब क्या होगा, वो बढ़ जाएगा 0.5 से। ये जो हम मेजर करते हैं इसको हम रीड इंडेक्स बोलते हैं, और ये बढ़ा हुआ होता है 0.5 से इन किसमें, इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। ठीक है, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं और यही हमें आज जो है वो डिस्कस करना था। इसके आगे भी मुझे डिस्कस करना था, बट द थिंग इज कि आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। दैट्स ऑल। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट बीमारी इसी से, विच इज नोन एज एस्थमा। वो भी क्या है, हमारी बॉडी का क्या है, एक रिस्पॉन्स है। बट इस बार क्या है, एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स है उन एंटीजेंस के खिलाफ जिनसे नॉर्मली हमारी बॉडी नॉन इंजरियस या नॉन जो है वो डिजीज काजिंग परसीव करती है। मिसाल के तौर पे, भाई डस्ट है, बॉडी को, हमारी जो बॉडी है उसको पता होता है कि भाई थोड़ी बहुत इनहेल हो गई, इतना मसला नहीं है, मैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कर लूंगी। भाई जो कॉटन के छोटे छोटे जर्रात होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो क्या बोलते थे वो पढ़ते थे, जो सीड होती है, हाँ, बहरहाल जो भी, भाई जो भी इस्तेमाल के अंदर कोई खाना हम खा रहे हैं पर्टिकुलर, तो हमारी बॉडी को नॉर्मली पता होता है कि भाई दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल और दिस इज फिजियोलॉजिकल, और ये इतना मसला कॉज नहीं कराएगा, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ एक लिमिटेड हद तक जाता है। बट व्हाट हैपेंस इन एस्थमा, एस्थमा के अंदर क्या हो रहा होता है, उन पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ एग्जाजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा होता है बाय, विद द हेल्प ऑफ कौन सी एंटीबॉडीज, आईजीई एंटीबॉडीज, जो कि क्या कराती है, मास्ट सेल की डीग्रेन्युलेशन कराती है, विच कॉजेज अपॉन द एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। और ये मास्ट सेल, ये आईजीई, ये जो डिजीज है, ये कहाँ पे असरअंदाज हो रही होती है, इट अफेक्ट्स विच लेयर ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई पे अफेक्ट करती है, और ब्रोंक्यूल्स पे, मेन ब्रोंकाई पे। लेकिन कौन सी लेयर पे आप लोग बताओगे, जैसे वो गोबलेट सेल था, वो डायरेक्ट एल्वेलर लेयर थी, शाबाश, स्मूथ मसल सेल्स पे। और इसके अंदर हमें क्या मिल रहा होता है, स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया। तो बेसिक समझ आ गई कि इस्तेमा हो क्यों रहा है, कि पर्टिकुलर एंटीजन। अब होगा क्या, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जहां पे आईजीई होते हैं, फिर मास्ट सेल होते हैं। आप इम्यूनो आगे जरूर पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिए उनको आता होगा। दिस इज अ टिपिकल व्हाट, आईजीई हाइपर सेंसिटिविटी, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। तो ये जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं ना, मदर, इनकी क्या हिस्ट्री होती है, इनकी ये भी हिस्ट्री होती है कि इनको एलर्जिक राइनाइटिस है, एक्जिमा है, दूसरी वो सारी बीमारियां हैं जो कि टाइप 1 से होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मेजर चीज आती है ना इसके अंदर और दूसरों के अंदर, इनको एक वर्ड यूज होता है, एपिसोडिक। ये वर्ड कभी ना भूलें। जो एस्थमा वाले होते हैं उनको जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है वो क्या होती है, एपिसोडिक होती है। एपिसोडिक का क्या मतलब है, कि जब उससे वो हुआ, क्या नाम है, एक्सपोजर हुआ, हुई, फिर थोड़ी बार ठीक हो गई, समझ में आ गई। और ज्यादातर ये किस टाइम पे हो रही होती है, दिस इज एसोसिएटेड विथ कोल्ड एयर इनहेलेशन, तो ये ज्यादातर शाम में और सुबह में हो रही होती है, रात के टाइम पे ज्यादा हो रही होती है। सही है। तभी हम एस्मा की जब सिवियरिटी देखते हैं तो हम देखते हैं कि नाइट टाइम अवेकनिंग कितनी हुई है इस पेशेंट को। पहली बात तो ये समझ आ गई। अब हमारे पास केस कैसे आता है एस्मा का, so we have a 20-year-old patient presented in the OPD with a long history of what? Recurrent episodes of wheezing, dyspnea, and shortness of breath, especially in the evenings, which last for 1 to 2 hours. सही है। और इसके अलावा क्या आ रहा होता है, द पेशेंट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा विच इज ट्रीटेड विथ व्हाट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्रीम। पेशेंट क्या बोल रहा है कि ये जो एपिसोड्स हैं पहले कम होते थे, लेकिन अब जो है वो ज्यादा हो रहे हैं।
और उसने ये देखा है कि ये एपिसोड बढ़ते हैं स्पेशली तब वो जब शाम में क्या जाता है, पार्क में रन करने जाता है, एक्सरसाइज या मे बी वो वॉक करने जाता है। तो जब आपने क्या किया है, जब आपने पेशेंट की स्पायरोमेट्री की है, तो आपको क्या मिल रहा है, ऐसे आता है रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ, FEV1 बहुत कम मिल रहा है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट? दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ एस्थमा। हमने क्या सारे उसके सिम्टम्स डिस्कस कर लिए, उसका एक्सपोजर कर लिया, उसकी स्पायरोमेट्री पे क्या चीज आ रही होती है। एक और चीज हम देख रहे होते हैं स्पायरोमेट्री पे, दो चीजें एस्थमा के डायग्नोसिस में हेल्प कर रही होती है, वो कौन सी? एक तो हम जब स्पायरोमेट्री, हमारे पास पेशेंट आता है ना, हम जैसे ही आता है हम उसकी स्पायरोमेट्री कराते हैं, हमें FEV1 बहुत कम, हम क्या करते हैं, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जो न्यूबिलाइज वगैरह या स्प्रे हो गया। जैसे ही हम उसको वो देते हैं ना, उसकी ये FEV1 बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो दिस इज अ टिपिकल, क्या इस पेशेंट को क्या है मदर, इस पेशेंट को एस्थमा है, पहली बात। दूसरा, पेशेंट को पता है क्या, अगर इससे भी डायग्नोस नहीं हो रहा, तो एक और टेस्ट होती है जो कि हम स्पायरोमेट्री के साथ इन हॉस्पिटल सेटिंग कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज, आपने सुना होगा, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। ये क्या चीज होती है? मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट मदर, ये चीज होती है कि हम पेशेंट को एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर देते हैं। एक पेशेंट है हमारे पास अदील, एक पेशेंट है हमारे पास मजहर। मजहर को एस्थमा है, अदील को एस्थमा नहीं है। ये मुझे भी समझ नहीं आती थी, तभी मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। देखें, मजहर के स्मूथ मसल क्या हो चुके होंगे इस्तेमाल की वजह से, हाइपरप्लेजिया। लेकिन अदील के स्मूथ मसल सेल्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो अदील का ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रिस्पॉन्स कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, स्मूथ मसल नहीं है। मजहर का कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो मेथाकोलिन क्या है, एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर एजेंट है। हम जब अदील को देंगे तो उसकी FEV1 मिसाल के तौर पे 10% कम हुई जिस डोज पे, तो मदर की कितनी हो जाएगी, वो 30% कम होगी। तो हम एस्थमा को कैसे डायग्नोस करते हैं मदर, हम बोलते हैं कि एग्जाजरेटेड रेस्पॉन्स और एग्जाजरेटेड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आफ्टर दी मेथाकोलिन चैलेंज, यानी हमने उस पेशेंट को जब मेथाकोलिन दी। समझ में आ गई बात? ये है एस्थमा के बारे में। एक और चीज एस्थमा के बारे में लिखी हुई है, वो दो वर्ड लिखे हुए हैं मदर, एक है चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स और दूसरा है क्रशबेन स्पाइरल्स। ये आपकी पेथो वालों के अंदर जरूर आती है, यूएसएमएलई में इतनी नहीं आती, FCPS में आ जाती है कभी कभी। ये क्या चीज है, चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स और क्रशबेन स्पाइरल्स? भाई देखें, ये क्या था, IgE मीडिएटेड रिएक्शन था। उसके अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं मदर? IgE, फिर मास्ट सेल, फिर क्या, इजाइनोफिल्स। आपको नींद आएगी, मैं उतने ज्यादा सवाल पूछूंगा, ठीक है भाई? तो देखिए क्या होगा, अब इजाइनोफिल्स उसके एयरवेज में बहुत ज्यादा होंगे और एपिथेलियम भी लॉस हो रही होती है, इसके अंदर स्प्यूटम भी थोड़ा बहुत होता है। तो जब हम इस पेशेंट का स्प्यूटम का सिम्टम लेते हैं ना, हमें दो चीजें नजर आती है, एक शेड एपिथेलियम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रश मेन स्पाइरल्स, सिंपल। और हमें नजर आते हैं क्या, नॉट WBC, स्पेसिफिकली जाइनोफिल्स। उनको हम जब क्या करते हैं, स्ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो हमें क्या नजर आते हैं, वो हेक्सागोनल शेप सेल नजर आते हैं, वो जाइनोफिल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, चारकोट लेडेन क्रिस्टल्स। बस एस्मा में ये चीज है। इनके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं एस्मा वालों को? हाँ, ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये हम डिटेल में पूरी एस्मा की फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। The last thing on this topic is, you have a 18-year-old patient presented in the OPD with a complaint of what? With a complaint of right-sided nasal obstruction. ठीक है, जब आप उस पेशेंट को क्या कर रहे हो, एग्जामाइन कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, उस पेशेंट के अंदर है राइट साइडेड नेजल पोलिप। पोलिप क्या होता है, बेसिकली मास की ग्रोथ हो रही होती है एक नेजल कैविटी में, अभी इतना समझ लो। ठीक है, आपने क्या देखा, उसको राइट साइडेड नेजल पोलिप। और दूसरा, वो पेशेंट क्या बोल रहा है कि उसको जो है वो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्या रह रही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, उसी तरह से कि भाई मुझे वीजिंग होती है, ये सब चीजें होती है। सही है।
आज क्या हुआ है मदर, उस पेशेंट को क्या हुआ था, सर में दर्द। लेकिन जैसे ही उसने क्या ली, उसके लिए एक एनसिड दवाई ली, पेन किलर ली, तो उसको अचानक से बहुत ज्यादा क्या हो गई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वीजिंग और ये सब चीजें, और इसी के साथ वो ईआर में प्रेजेंट हुआ। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एस्थमा। कौन से वाला? किससे बड़ा था? यस, शाबाश डॉक्टर सवेरा। ये बड़ा किससे था? दिस इज नोन एज एस्पिरिन एसोसिएटेड एस्थमा या फिर एनसिड एसोसिएटेड एस्थमा। इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, जब ये पेन किलर खाते हैं ना, जो एनसिड, उससे क्या हो जाता है, उससे उनको वीजिंग और ये सब शुरू हो जाती है। और साथ में इनको हम एग्जामिनेशन करते हैं तो नेजल पोलिप होता है। तीसरा क्या, कि इनको एस्थमा भी रहता है, बट देट इज एग्जैजरेटेड बाय टेकिंग व्हाट, एनसिड्स। अब अच्छे बच्चे मुझे बताएंगे, आप लोग नहीं, आपने अभी फार्मा नहीं पढ़ी है, फोर्थ फाइनल ईयर वाले बताएंगे कि एनसिड लेने से भला एस्थमा क्यों हो रही है। और ये जो ट्रायड है ना, एस्थमा एस्पिरिन से बढ़ रहा है या एनसिड से बढ़ रहा है, और तीसरा नेजल पोलिप है। प्लीज, ये बीसीक्यू आता है, इसको बाय हार्ट याद करें। इस ट्रायड को क्या बोलते हैं? सेम्टर्स ट्रायड। क्या है ये? सेम्टर्स ट्रायड। ये मजर आता है ये सवाल। अब मुझे बताएंगे फोर्थ फाइनल ईयर और हाउस ऑफिसर्स कि ये क्यों भाई, इससे क्यों बढ़ रहा है। शाबाश डॉक्टर सोबिया। होता क्या है, हमें याद है कि हमें अगर याद हो, एनसिड का मेजर जो, अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। एनसिड क्या करते हैं, कॉक्स एक एंजाइम है, उसको रोकते हैं। कॉक्स क्या कराता था, दो चीजें बनाता था, एक प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता था, एक ल्यूकोट्राइन बनाता था। ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता था, एक कोक्स एंजाइम होता है, वो अरेकिडोनिक एसिड से क्या कर रहा होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, एक ल्यूकोट्राइन्स बनाता है। सिंपल। अब होता क्या है इसके अंदर, हम नॉर्मली एसिड क्या लेते हैं, हम लेते हैं ताकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने। प्रोस्टाग्लैंडिन हमें पता है किसके साथ जुड़े हुए हैं, पेन परसेप्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से एसिड लेने से मदर क्या होता है, दर्द कम हो जाता है। लेकिन कुछ सर्टेन पेशेंट्स में क्या होता है, जब हम इस पाथवे को रोकेंगे ना, तो वो एंजाइम ज्यादा क्या, कौन सी चीज बनाएगा, ल्यूकोट्राइन्स ज्यादा बनाएगा। तो ल्यूकोट्राइन्स आर स्ट्रॉन्ग ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स। समझ में आ गई? तो दैट्स व्हाई इन सर्टेन पेशेंट्स क्या होगा, होता है, एंसिड लेने से ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन बढ़ जाती है और उनको क्या होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। समझ में आ गई भाई बात? और स्टेटस एस्थमेटिकस किस चीज को बोलते हैं, जैसे स्टेटस इपिलेप्टिकस होता है ना, स्टेटस एस्थमेटिकस इज समथिंग कि एस्थमा बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो गया है, पेशेंट ईआर में आया है और जो ठीक भी नहीं हो पा रहा, एंड देयर इज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर। एक वर्ड है जस्ट के स्टेटस एस्थमेटिकस इसको बोलता है। सही है? समझ आ गई बात? ये समझ आ गया। तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नोन एज व्हाट। चले भाई, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वी हैव अ 22-year-old पेशेंट मदर, जो कि आपके पास आया है इनफर्टिलिटी वर्कअप के लिए। किसके लिए? इनफर्टिलिटी के लिए। ही इज लाइक, वो अपनी वाइफ के साथ आया है। उसको जो है वो 6 साल या 5 साल, चलो 17 साल में उसने शादी कर ली, 5 साल हो गए मैरिड, बट ही इज अनेबल कि उनके जो है वो औलाद हो सके, अनेबल टू कंसीव है। वो जो उनकी वाइफ है, उनका पूरा मदर वर्कअप हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, अपना वर्कअप कराने। मगर पेशेंट आपको क्या हिस्ट्री दे रहा है, वो हिस्ट्री ये दे रहा है कि उसको क्या रहता है, एक तो इनफर्टिलिटी तो वो उसकी प्राइमरी कंप्लेन है, बट ऑन फर्दर हिस्ट्री पेशेंट इज सेइंग कि उसको क्या रहता है, बार बार साइनसेस के इन्फेक्शंस रहते हैं, बार बार उसको कफ रहती है, स्प्यूटम प्रोडक्शन रहती है। ठीक है। जब आप उसकी कार्डिक ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं ना, तो आपको हार्ट साउंड किस तरफ सुनाई दे रहे हैं, राइट साइड पे सुनाई दे रहे हैं। So what is the most likely diagnosis in this patient? अस्थमा। बिना सोचे समझे अस्थमा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए ना।
दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ कार्टेगनर सिंड्रोम या कार्टेजनर सिंड्रोम। अभी हम पढ़ते हैं ये क्या चीज है। और दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ व्हाट, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, जो कि हम अभी बीमारी पढ़ने वाले हैं। अब नाउ व्हाट इज ब्रोंकिएक्टेसिस? ब्रोंकिएक्टेसिस क्या समझ आ रहा है? ब्रोंकाई की बीमारी है जिसमें क्या हो जाती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से बार बार उस एयरवे के डैमेज होने की वजह से जो ब्रोंक्यूल्स हैं और ब्रोंकाई हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो हम पढ़ते हैं ना, या मोस्ट कॉमन कॉज इन यूरोप इज व्हाट, सिस्टिक फिब्रोसिस। अब सिस्टिक फिब्रोसिस, सर ये क्या चीज आ गई? भाई सिस्टिक फिब्रोसिस अभी इतना पढ़ लें कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। उसके अंदर CFTR जीन की म्यूटेशन होती है। ये हम 4-5 बार पढ़ेंगे, परेशान नहीं होइएगा। CFTR जीन की म्यूटेशन होती है मदर। उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्लोराइड सीक्रेट नहीं होती। क्लोराइड नहीं होती है तो वाटर भी सीक्रेट नहीं होता। वाटर भी सीक्रेट नहीं होता तो सोचो, हमारी जितनी भी कैविटीज हैं बॉडी के अंदर, वहां पे म्यूकस के अंदर क्या कंटेंट ज्यादा होता है? वाटर होता है ना। इंटेस्टाइन के अंदर वाटर होता है। हमारी जो पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां का मेजर कंपोनेंट वाटर होता है। तो होगा क्या? होता यह है कि इन पेशेंट्स में उस जीन की म्यूटेशन की वजह से थिक सीक्रेशंस निकलती है। थिक सीक्रेशन निकल रही है तो क्या मसला होगा, वो एयरवे को ब्लॉक कर देती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। इन पेशेंट को पता है क्या होता है दूसरा, जब ये पैदा होते हैं तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है इन थिक सीक्रेशंस की वजह से। बहरहाल हम अभी क्या पढ़ रहे हैं वेस्ट बुक। तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी तो क्या होगा, बार बार इन्फ्लामेशन, बार बार इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली ब्रोंकिएक्टेसिस। दूसरा इसका मैंने कॉज क्या पढ़ा है, आपको पता था कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है जिसके क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, वो ऐसे बीट करते हैं, म्यूकस को कंटिन्यूअसली बाहर निकालते हैं। और जो हमारे स्प्यूटम आ रहा होता है या मुंह में जा रहा होता है, जो भी डर्ट है, बैक्टीरिया है, सब चीज है। ये समझ आ गई बात। सीलिया क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली बीट कर रहे होते हैं। अब एक और बीमारी है, ये जो सीलिया है ना, ये स्पेसिफिक एक प्रोटीन या जीन के बने होते हैं जिसका नाम है डायनिन। मजर ये गौर से सुनिएगा। अब इसका अगर डिफेक्ट हो जाए ना तो सीलिया भी क्या हो जाते हैं, डिफेक्टेड हो जाते हैं। अब सीलिया डिफेक्टेड हो गए उस जीन म्यूटेशन की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। अब सीलिया के काम क्या है? एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो क्या करती है, कंटिन्यूअसली म्यूकस को, डर्ट को, बैक्टीरिया को बाहर निकालती है। वो नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवेज, ब्रोंकिएक्टेसिस एक कॉज। दूसरा, ये सीलिया कहाँ होता है, साइनसेस में होता है। वहां पे अगर वो क्लियरेंस अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, रिकरेंट साइनोसाइटिस इन्फेक्शन। तीसरा, ये इंपॉर्टेंटली अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ें तो उसके जो टेल होता है वो किस चीज का बना होता है, सीलिया का। तो इस पेशेंट के स्पर्म क्या हो जाते हैं, इमोटाइल हो जाते हैं। तो ये पेशेंट कैसे, इनफर्टिलिटी के साथ आता है। चौथा, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है तो ऑर्गन्स कैविटी के अंदर इधर से उधर मूव हो रहे होते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ किसके, सीलिया के साथ। तो पेशेंट को क्या होगा, एबनॉर्मल ऑर्गन्स अलग जगहों पे होंगे, यानी राइट साइडेड हर्ट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकॉर्डिया। क्यों, ड्यू टू डिफेक्ट इन सीलिया। तो ये सब चीजें जब मिल जाती है ना, डिफेक्ट क्या हो रहा है, डायनेनाम डिफेक्ट। बीमारी क्या है, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। अगर उसके अंदर ये इनफर्टिलिटी, ब्रोंकिएक्टेसिस, डेक्स्ट्रोकॉर्डिया मिलती है तो एक सिंड्रोम बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कार्टेगनर सिंड्रोम। आसान था, मुश्किल था? समझ में आ गई ये सब चीजें, क्या सब क्यों ऐसे हो रहा है। सही है। इसके अलावा और क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्रोनिक स्मोकिंग भाई, ठीक है, रिकरेंट किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है। इसके अलावा और क्या कॉजेज आपकी बुक ने लिखे हुए हैं, और लिखे हुए हैं भाई, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ये क्या चीज है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस इज समथिंग के मजहब, हमारी इन्वायरमेंट में ना एक एस्परजिलोसिस फंजाई नॉर्मली रहती है।
लेकिन कुछ पेशेंट्स को क्या हो जाता है, उससे हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं सिर्फ उस एस्परजिलोसिस से। तो जब भी उनका एक्सपोजर होता है बार बार उनको क्या होता है, वो वीज, फीवर, डिस्निया, और बार बार होने की वजह से अल्टीमेटली वो इन्फ्लामेशन क्या करा रही होती है, ब्रोंकिएक्टेसिस करा रही होती है। समझ में आ गई? तो इन पेशेंट्स का भी जनरलाइज जो मैंने सीओपीडी का ट्रीटमेंट बताया था वो क्या बताया था, चेस्ट फिजियोथेरेपी, न्यूबिलाइजेशन, और क्या, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह दो, मे बी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो। इन्फेक्शन है तो इन पेशेंट्स को क्या दो, इन्फेक्शन है तो पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दो। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया ब्रोंकिएक्टेसिस क्यों हो रहा है मदर। अब मदर हमें बताएगा एक बात, क्योंकि मदर को आज आ रही है नींद। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसको इन्वॉल्व करती है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कौन से सेल्स को स्पेसिफिकली इन्वॉल्व करती है या हाइपरप्लेजिया कराती है? हाँ बताएं। हाँ, गोबलेट सेल्स, शाबाश। ठीक है भाई, अब मुझे बताएं एस्थमा किसको, मास्ट सेल, लेकिन हाइपरप्लेजिया किसकी होती है? हम अच्छा, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ लंग्स की एनाटॉमी की जगह पूछ रहा हूँ। एस्थमा किसको? स्मूथ मसल सेल्स को। ब्रोंकिएक्टेसिस किसको? ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन को, वॉल्स को। एम्फाइसीमा किसको? एल्वेलाई को, एल्वेलर डक्ट्स को। समझ आ गई ये बात? आ रही है ना चीजें? चलो, बहुत अच्छा। अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप लोग देख लें, कल भी मैंने एक डायग्राम थोड़ी सी मैं भूल गया था, सिर्फ वो मैं दिखा दूं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। भाई कल मैंने ये दिखाना शायद भूल गया था कि एक नॉर्मल एल्वेलाय होता है, ये मिसाल के तौर पे, उसके अंदर क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस तरह से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी, फिर एल्वेलस होता है और एल्वेलर डक्ट होते हैं। अब सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा किसको बोलते हैं अदील, कि जो किसको इन्वॉल्व करे, डिस्टल एल्वेल प्रॉक्सिमल एल्वेलाई को करे। और जो पेन एसिनार है वो किसको करती है, पूरे एल्वेलाई को, नॉट डिस्टल, पूरे एल्वेलाई को। याद कैसे हो ये कि स्मोकिंग में सेंट्री है, पेन जो है वो अल्फा एंटीमोंट्रिप्सिन है? नहीं, ऐसे याद नहीं रहता। मैं बताता हूँ चलो। सर बोलेंगे सर अपने आप की होशियारियां मार रहे हैं। भाई देखो क्या है, सेंट्री एसिनार किसको इन्वॉल्व कर रही है, स्मोकिंग वालों को। सही है, डायग्राम नजर आ रही है ना, आपने वही खोली हुई है। यानी ये जो प्रोक्सिमल, देखे ना नीचे एल्वेलाई बिल्कुल ठीक है, इन वाली जगहों को कर रही है। अब याद कैसे हो, सेंट्री एसिनार इज प्रोक्सिमल और स्मोकिंग वाला। भाई देखो मैं ऐसे याद करता हूँ, स्मोक एक पेशेंट कर रहा है, वो जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो यहीं पे फंस रहे हैं प्रोक्सिमली, नीचे इतना जा ही नहीं पा रहे, तो स्मोकिंग किसको कर रही है, प्रोक्सिमल को। और उसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्री एसिनार। सर सेंट्री तो हमें हमें लग रहा है, सेंट्रल प्रोक्सिमल तो लग ही नहीं रहा, आप ये कैसे याद हो? तो देखें, पेन एसिनार किसको करती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब एंजाइम डेफिशिएंट है वो, तो पूरे एल्वेलाई में डेफिशिएंट होगा ना, तो वो क्या है, पेन एसिनार, यानी पूरे एल्वेलाई को इन्वॉल्व करेगा सारे एंजाइम, तो कोई जगह तो नहीं है ना उसके लिए। समझ आ गई पहली बात। और पेन का मतलब ही ये होता है पूरा। सही है भाई, तो पेन एसिनार यानी पूरा एसिनार। बचा क्या, सेंट्री, वो प्रोक्सिमल है, स्मोकिंग है। ऐसे याद रहेगा आप। क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं इस बात पे, क्योंकि ये बीसीक्यू आता है और हम लोग भूल जाते हैं, हमें पता तो होता है लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कि रटनी होती हैं, वो उनमें से एक ये है। ठीक है भाई, ये समझ आ गया? अब ये देखें भाई, ये क्या चीज है आगे वाली ब्रोंकिएक्टेसिस वाली पिक्चर, ये क्या नजर आ रहा है हमें, ये मुझे याद आ रहा है थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टेशन में ये वाली, ये सीटी स्कैन ये रखते हैं। ये जो सीटी स्कैन है उसके अंदर वो ब्रोंक्यूल्स देखें किस तरह से डायलिटेड है। नॉर्मली हमें लंग टिश्यू को देखें, दिखाएं कौन सी पिक्चर खोली है, हाँ ये वाली, सीटी में देखें जूम पे, किस तरह से वो ब्रोंक्यूल्स डायलेटेड है। और वो एक लंग टिश्यू रखा हुआ है एक पेशेंट का, वो भी देखें। तो ये चीज है, नशीन कर लें कि भाई ये दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रोंकिएक्टेसिस। सही है, समझ आ गया? तो रीजन बिहाइंड ये आप लोग खुद भी देख सकते हो, लेकिन मुझे पता है कोई भी घर जाके नहीं देखता, तो इसकी वजह से दिखानी पड़ती हैं ये पिक्चर्स। सही है, और भी एक मेरे ख्याल से एक दो पिक्चर्स मैंने रखी थी, ये आपकी बुक में ब्रोंकिएक्टेसिस की पिक्चर्स दी हुई हैं, ये जो बड़ी मल्टीपल डायग्राम की पिक्चर्स हैं।
सी में मेरे ख्याल से सी की थी, ए बी सी, नहीं सी उन्होंने एम्फाइसीमा की रखी हुई है, ये डायलिटेशंस नहीं है बेसिकली, ठीक है भाई। और ब्रोंकिक्टेसिस की उन्होंने क्या रखी हुई है, एच रखी हुई है। एच में ये क्या है बेसिकली पता है, ये जो एच वाली पिक्चर है, ये थिक म्यूकस सिक्रेशन है। ये आप फर्स्ट एड की पिक्चर में दोबारा देख लीजिएगा, ये थिक म्यूकस सिक्रेशन है। देखें ये मुझे भी याद नहीं रहती है, तो आप लोग परेशान ना हो अगर आपको याद नहीं रहती है। तो एफ और जी में क्या है, दिस इज व्हाट हेक्सागोनल शेप, रेड है तो चलो ये तो समझ आ रहा है, ये क्या होता है, चारकोल लेडन क्रिस्टल। किसमें होता था, मदर बताएगा, चारकोल लेडन क्रिस्टल, जल्दी सोचो मदर, शाबाश मदर। ये क्या है, ये राइनोफिल है, सही है। और जो दूसरे स्पाइरल शेप हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्रशमैन स्पाइरल्स, तो ये भी इस्तेमा के अंदर होते हैं। और ये, आज माउस बड़ा तंग कर रहा है, और ये क्या होते हैं, ये भी बेसिकली एस्मा की फाइंडिंग्स है। ठीक है भाई, ये समझ आ गया, तो अब आप लोग भले रीड दे दें।